साथी, पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने हिंडन एवं दूसरे छठ घाटों पर पहुंचे हजारों श्रद्धालु, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया विशेष ध्यान। बारात से लौट रहे लोगों पर आई आफत, बोलेरो कार हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी, 6 बच्चों समेत 14 की मौत। प्रदेश सरकार से दी 2 लाख की सहायता राशि। पुलिस को फिर से जमीनी स्तर पर अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना होगा, सभी मामलों की तहकीकात हो सकती है, सिविल डिफेंस के आईजी ने दिए सुझाव। नरेश त्यागी हत्याकांड में 3 शार्पशूटर गिरफ्तार, अब तक इस मामले में 4 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र और गिरीश त्यागी ने ही रची थी हत्या की साजिश। क्या भाजपा तोड़ पाएगी एमएलसी चुनाव में शर्मा और कुंडीर गुट के वर्चस्व को? प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। बिहार के बाद बंगाल में क्या गुल खिलाएंगे ओवैसी और किस तरह करेंगे कोरोना से बचाव? युग करवट स्टूडियो में इन विषयों पर हुई गहराई से चर्चा, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। ये तो काफी समय बाद हम फिर परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन युग करवट न्यूज के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहे। हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कहते हैं एनडीए ने अच्छी सफलता हासिल करके सरकार बनाई है। इसके बाद अब सबकी नजर बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हो गए। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, बंगाल में जो चुनाव होने वाला है ये मार्च अप्रैल में होने वाला है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने वहां पे पूरी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा भट्टाचार्य जी कि आपने बहुत दिनों बाद जो है मुझे मौका दिया है। आपने तो बिल्कुल मुझे बुलाना ही छोड़ दिया था, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात ये आपने की है बंगाल की, तो देखिए असल में हर राज्य का अपना अपना एक चुनाव का तरीका अलग होता है। बिहार के अलग मापदंड हैं, बिहार की अलग राजनीति है, वहाँ 3 इश्यूज़ पर चुनाव लड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश अलग है और वेस्ट बंगाल में अलग है। तो अब वहाँ की और बिहार की और उसकी वेस्ट बंगाल की हम तुलना नहीं कर सकते, अपने सिस्टम अलग है। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जीत का अपना जो सिलसिला है वो बरकरार रखा है। उपचुनाव में भी उन्होंने काफ़ी जो पूरे उसमें कई जगह देश में उपचुनाव हुए वहाँ भी अच्छा किया, बंगाल में उसमें बिहार में भी हुआ है। लेकिन बिहार के चुनाव में भले ही एनडीए की सरकार बनी हो, लेकिन वहाँ का जिस तरह से एक मैंडेट था जो दिखाया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार थी उससे खिलाफ नाराजगी दी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरे एक एनडीए को फाइट दिया, मुकाबला किया, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कहूँगा कि इसमें जो है सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सब तेजस्वी यादव की वजह से शायद एनडीए के खासकर जनता दल यूं नुकसान हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि घर के भेदियों लंका बहुत ढाया है, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कुछ नेता हों, और कि वो एनडीए उसमें आज नीतीश कुमार की सीटें इस बार बढ़ें। सेकंड जो था, रामविलास पासवान के जी के बेटे ने, चिराग पासवान ने अपना घर तो जलाया, लेकिन जेडीयू का घर भी जला दिया। देखिए, उनकी सीट भले एक आई हो, लेकिन 6% वो वोट ले गए। ये 6% का मतलब होता है 25 से 30 सीटें ये जनता दल यू की गई हैं। तो इसके अलावा जो वहाँ पे जो माहौल था सरकार के खिलाफ था, उसका भी खमियाजा जो है बिहार चुनाव में सर एक बात सामने आई है कि ओवैसी फैक्टर, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। किसी के पक्ष में ये अच्छा साबित हो रहा है तो किसी के पक्ष के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो पूरे चुनाव में जिस तरह सीधा सीधा कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा साबित जी 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 कुछ लोगों का कहना है भाजपा के लिए वो फायदेमंद होता है और दूसरे दलों के लिए नुकसानदायक। अब अगर ओवैसी ने ये कह दिया कि वो
चुनाव आगे भी लड़ता रहेगा, चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे यूपी का चुनाव हो। तो पहला सवाल यह है कि आप इस ओवैसी फैक्टर को किस तरह से देख रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव है बंगाल में या उस 2022 में यूपी में, क्या यह चुनाव इन चुनावों में ओवैसी फैक्टर कारगर रहेगा? इसका फायदा क्या बीजेपी को हो सकता है या दूसरे दलों को नुकसान हो सकता है? क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पहले आपको याद होगा जब बीजेपी के चुनाव होते थे उसमें कहीं ना कहीं डम्मी कैंडिडेट के रूप में मुसलमान कोई खड़ा होता था। अब वो ये काम दूसरी पार्टी ने ले लिया है, ओवैसी ने ले लिया है। पहले उत्तर प्रदेश में कुछ और पार्टियां हैं जो ये काम कर रही हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एक विशेष समुदाय के साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हैं। आपकी ख्यालात, आपके ख्वाब बहुत ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर यहाँ रहता है और सबके बंद मुट्ठी के साथ ही इसमें हम आगे कुछ कर सकते हैं। ओवैसी खाली एक समुदाय की बात करते हैं, केवल उनकी छवि है कि सब मुसलमानों की बात करते हैं। आप मुसलमानों की क्या 1-2 सीटें लेके क्या करेंगे? नफरत फैला रहे हैं आप मुसलमान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। सीमांचल में 15 सीटें आपने हरवा दी केवल इसलिए एनडीओ के फायदा लेकिन पहुंचा सर दिया। आप उसको नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। नजरअंदाज कैसे, क्यों नहीं कर सकते? आप बताइए कि 5 सीटें वो ले गए, 5 सीटें लाके नुकसान कितना पहुंचाया? आप नुकसान देखिए। 5 सीटें लाके क्या वो सरकार बना लेंगे? 5 सीटें लाके किसका कौम का भला कर देंगे? वो नहीं कर सकते कुछ, वो केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि क्या दूसरी जो पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या दूसरी मुस्लिम लीग आज तक उन्होंने क्या, मुस्लिम लीग देश में नहीं चली। मुस्लिम लीग अगर आज कई मुसलमान की भी अपना किसी एक मुस्लिम लीडर नहीं मानता है। आज भी मुसलमान जो है अपने हिंदुओं को लीडर मानता है। मुलायम सिंह यादव कौन है? अखिलेश यादव कौन है? मायावती कौन है? आज भी मुसलमानों के वो लीडर माने जाते हैं। मुस्लिम लीग की अगर होती तो आज मुस्लिम लीग के बनात वाला के ज़माने से एक एमपी जीतते आए थे, इसके अलावा कभी नहीं थे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो एक नुकसान वाली चीज़ है। वो वैसी जैसे लोगों की वजह से लोगों में, हिंदू मुसलमानों में दूरियां पैदा हो रही हैं। लेकिन ओवैसी जो काम और पार्टी कर रही है वो कर रहा है। लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि मुसलमानों के जो है हितैषी ये पार्टियां नहीं है, ये पार्टियां उनको सिर्फ वोट लेने का काम करेंगे, उनके विकास का काम नहीं है। हम विकास करेंगे, हम इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसे करेंगे? कैसे विकास करेंगे? 100 लोगों की भीड़ में 2 लोग क्या करेंगे? नहीं, गलत है। इससे दूरियां पैदा होती हैं। अगर इस तरह से पार्टी में और ख़ासकर मजहबी पार्टी में लोग बढ़ जाते हैं, मजहबी पार्टी ही कहा जाता है इसको, इसमें मजहबी पार्टी में लोग अगर बढ़ जाते हैं तो लोग फिर उनसे दूरियां होंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप बीजेपी को भी मजहबी पार्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देते, वो सिर्फ हिंदुओं को टिकट देती है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी टिकट देती है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें देखिएगा उठा के नज़र, तो मुसलमानों को टिकट देती है, जिससे अलायंस करती है वो देते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की बात को लेकर आप करते हैं, आपने उठाया कि बीजेपी मुसलमान कौन सा बीजेपी को वोट देता? आप मुझे बता दिए, आप मुझे बताइए कौन सा मुसलमान बीजेपी को वोट देता? ताली आज की डेट में भट्टाचार्य दोनों हाथ से बजती है। गिव इन टेक वाला मैटर है। अगर आप दोस्ती के हाथ बढ़ाओगे तो आपसे भी कोई दोस्ती के हाथ बढ़ाएगा। आप मुझे गाली, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, मैं बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ, एक एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, एक सिटीजन बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को लगातार गालियां बकते रहेंगे तो वो आपसे दोस्ती कैसी बात करेगा? मैं मानता हूं इसमें कुछ लोग बड़े अपने जहन के खराब हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के सारे लोग खराब हो जाएंगे। जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि वो बंगाल के चुनाव में, जैसे सोच रखने वाले लोग दूसरी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि बंगाल का चुनाव प्रभावित होगा? बिल्कुल कर होगा प्रभावित। वो तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं, वो तो उनके एजेंडे पे काम करते हैं, और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया। एक जगह एक चैनल पे कहा कि मेरा हाल तो वह है कि रजिया गुंडों में फंस गई, मुझे कटवा वोट कहा जाता है। ये तो खुद कहा उन्होंने, क्यों? जी हाँ, ओवैसी के चुनाव लड़ने से हर चुनाव प्रभावित होगा, ये मानना है। देखिए, मैं और कहना चाहूंगा आपसे यहाँ बीच में, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का एक गठन हुआ है, उसके माननीय चंद्रशेखर जी हैंगे, उनको नुकसान पहुंचाने आ गए दलित मुसलमानों को। अगर बुलंदशहर में उनकी पार्टी का नहीं खड़ा होता व्यक्ति तो वहाँ पे ऐसी हार नहीं होती। आप वहाँ आ जाइए उसमें अमरोहा, तो जाहिर है ये लोग सब एक सपोर्ट कर रहे हैं।
जी हाँ, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ बड़े दलों का, जिसकी वजह से पूरा चुनाव प्रभावित हो रहा है। बात करते हैं कोरोना का। बात करते हैं कोरोना का दूसरा लेयर फिर से आ गया, और ये लेयर कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक है। कम से कम रोज 40 से 50 हजार नए मरीज पूरे देश में आ रहा है। दिल्ली की हालत तो बहुत ही गंभीर है। सर क्या कहेंगे जो कोरोना का दूसरा लेयर आया, दिल्ली के जो हालत है अभी इस समय? आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि कई स्टेज होंगी इसकी, और जिस तरह से स्टेज बढ़ती रहेंगी स्थितियाँ बड़ी ख़राब होती रहेंगी। और आपको याद होगा ये भी हम लोगों ने कहा था कि दिसंबर में इसकी एक वो आना है, उसको दोबारा इसकी चौथी स्टेज शुरू होगी, शायद 7 या 8 स्टेज बताते हैं इसकी। तो अब ये माहौल बहुत ख़राब है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जहाँ पे जब 1000 केस भी नहीं थे तब पूरे देश में लॉकडाउन था। आज पूरी आज़ादी हो गई है। लॉकडाउन इसका वो भी नहीं है कि लॉकडाउन से ये बंद भी हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अब जिस ख़तरनाक मोड़ पे बीमारी आ गई है और जिस तरह ये यहाँ पे ऐसी वारदातें घटनाएँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये भी बड़ा संगीन है। मैं आपको बताऊं कि मेरी बात गाज़ियाबाद में हिंडन पे जो शमशान पे मैं गाज़ियाबाद की बात करूं तो उन्होंने मुझे बताया कि 8 से 10 लोग रोज़ मौत हो रही है। कब्रिस्तानों की बात मैं करूं तो कब्रिस्तान में 2 से 3 रोज़ मौत हो रही है। तो जाहिर है कि 10 से 15 लोग यहाँ मर रहे हैं। तो क्या स्थिति और भयंकर हो सकती है। दिल्ली सरकार ने तो इसमें बहुत स्टेप लिए हैं, उन्होंने शादियों के भी कम कर दिया है। तो हमारा सबका यही कहना है कि प्लीज़ अपने आप को बचाने के लिए आप मास्क का ज़रूर प्रयोग करिए। ये कोई खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है कि अगर पुलिस देख रही है तो आपने ऐसा कर लिया, पुलिस हट गई तो ख़त्म हो गया। ये कोई सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट से आपको जो है केवल और केवल सिर्फ आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सीट बेल्ट की तरह ना इस्तेमाल करें, इसको अपने जीवन की जी हाँ, ये जीवन का सवाल है और जीवन से लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। आप सुरक्षा उपाय अपनाएं और अपने जीवन को बचाएं। सर ये दूसरा लॉकडाउन की प्रक्रिया भी शुरू है। अहमदाबाद गुजरात में भी हो रहा है, यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि यूपी में भी होने वाला है। देखिए अहमदाबाद में वो उन्होंने 24 घंटे कर्फ्यू का इम्पोज कर रहे हैं वो लोग। 57 घंटे कर रहे हैं। शायद कल रात से सोमवार तक चलेगा वो। और उत्तर प्रदेश के ये हापुड़ के ब्रिज घाट में गढ़मुक्तेश्वर में भी 25 से लेकर और 30 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है तो उसमें बहुत लोग आते हैं। और दिल्ली सरकार ने भी इस तरह कहा था कि बाज़ारों में किएंगे, लेकिन उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, लोगों ने बड़ा बोला। देखिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कर्फ्यू लॉकडाउन इससे कोई कुछ नहीं होगा। आप 24 घंटे के लिए किसी को कैद कर देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें खुद ये सावधानी बरतनी होगी। जब तक हम खुद इसके लिए अलर्ट नहीं रहेंगे, कोई सरकार की अपील कुछ काम नहीं, हमें खुद अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें खुद फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा सर देखा गया कि त्योहारों के सीजन में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या, अब चूंकि आज से छठ पर्व शुरू हो गया तो इस पर अब छठ जो मानने वाले लोगों से भी कुछ अपील करेंगे क्या वो अपना सोशल डिस्टेंस? अब इसमें सियासत हो रही है। दिल्ली के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने आप सरकार को बहुत तरीके से गलत भाषाओं का प्रयोग किया और कहा कि इस तरह नहीं रहे। ये इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये त्यौहार हैं, त्यौहारों का सम्मान हर चीज़, लेकिन कोई त्यौहार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जान है तो त्यौहार मनाए जाएंगे। तो ये बात हकीकत है। कोई भी भगवान कोई भी ये नहीं कहता कि आप जान जोखिम में डाल के करें। त्यौहार मनाएं, बिल्कुल मनाएं, इसमें कोई वो नहीं है। हम सब भी छठ मैया की सबको छठ पर्व की मुबारकबाद भी देंगे जो करवट की तरफ से, लेकिन इसके साथ ख्याल रखने अपने जीवन का भी। जी हाँ, छठ पर्व मनाइए लेकिन अपने जीवन का भी ख्याल रखिए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कोरोना का खात्मा अब सिर्फ वैक्सीन से ही हो सकती है। और आज एक कंपनी ने वो किया कि भारत में फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगी और 2 साल के भीतर सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। उसके बाद ही कोरोना को काबू किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी यह परिचर्चा आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार शाम को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती हिंडन घाट पर पहुंचे, तो वहीं कोरोना के कारण शहर के विभिन्न स्थानों पर भी अर्घ्य देने के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई, जहां व्रतियों ने अर्घ्य दिया। अर्घ्य पूजन के बाद रात भर व्रतियों ने हिंडन घाट पर छठ मैया के भजन गाए। पूजन के लिए पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा था,
शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ महापर्व संपन्न होगा। अर्घ्य पूजन के चलते हिंडन नदी पर वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन शुक्रवार शाम को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। व्रतियों ने छठ पूजा का पहला अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती व उनके परिजन घाटों पर पहुंचे। अर्घ्य को लेकर पिछले 3 दिन से हिंडन घाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी की जा रही थी। जिला प्रशासन के अलावा पूर्वांचली समाज के लोगों ने बड़े स्तर पर सूर्य उपासना के लिए अस्थायी रूप से तालाब व गड्ढे बनाए, जिसमें शुक्रवार शाम को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। गुरुवार को व्रतियों ने छठी मैया को गुड़, अरवा, चावल व दूध से बनी खीर का भोग लगाकर खरना किया था। खरना के बाद व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। छठ पूजा में सूर्य की उपासना सबसे महत्वपूर्ण होती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत संपन्न होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते व्रतियों से कम संख्या में घाटों पर पहुंचने की अपील की गई थी, लेकिन संक्रमण पर आस्था भारी दिखी और बड़ी संख्या में लोग पूजन के लिए हिंडन घाट पहुंचे। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर भी अस्थायी गड्ढे बनाए, तो वहीं तालाबों में भी व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। शासन की ओर से लगातार इसकी अपील भी की जा रही थी कि लोग घाटों के बजाय अपने घरों में ही पूजन करें। शाम को सूर्य का अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने घाट पर बनाई गई पूजा वेदी पर पूजन किया और रात भर छठी मैया के भजन गाए। शुक्रवार को शाम 5:26 पर सूर्यास्त हुआ। ऐसे में व्रतियों का 3 बजे से ही घाट पर पहुंचना शुरू हो गया था, जो सूर्यास्त के समय सैकड़ों की संख्या में तब्दील हो गई। व्रतियों ने बांस के सूप में भगवान सूर्य को जल अर्पण कर ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल व विभिन्न प्रसादों का भोग अर्पण किया। बड़ी संख्या में व्रतियों के पहुंचने से हिंडन बैराज के रास्ते को डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से दूसरे पुलों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। हिंडन नदी के दोनों ओर व्रतियों ने पूजा की। ऐसे में दोनों ओर से वाहनों का लंबा जाम लगने से लोगों को खासी दिक्कतें हुई। पुलिस ने छठ पूजा को देखते हुए पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया था, बावजूद इसके लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। हिंडन घाट के अलावा सेक्टर 23 पुलिस चौकी के पास पानी की टंकी, गुलदर के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया पार्क, चिरंजीव बिहार के चांसलर क्लब, नंदग्राम सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्र हो व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। शनिवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत संपन्न किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद पुलिस ने नरेश त्यागी हत्याकांड में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों शार्प शूटर हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र त्यागी और गिरीश त्यागी ने हत्या को अंजाम देने के लिए तीनों शार्प शूटरों को हायर किया था। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले सभी 7 अक्टूबर को लखनऊ में मिले थे और वहीं सारी प्लानिंग की गई। पुलिस अब गिरीश त्यागी की तलाश में जुटी है। बता दें कि नरेश त्यागी मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे और 9 अक्टूबर को लोहिया नगर में उनकी हत्या कर दी गई, जब वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। लोहिया नगर में मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि नरेश त्यागी हत्याकांड के मामले में सिहानी निवासी मनोज शर्मा, मोदी नगर निवासी विपिन शर्मा और अर्पण चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। ये गाजियाबाद की तरफ इसका मूवमेंट हुआ है। रोटरी गोल चक्कर के पास पुलिस ने जब नाका लगा के चेकिंग की तो 2 व्यक्ति एक स्कूटी पर मिले, जो पुलिस को देखकर जिन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इनको वहीं पर ही दबिश देते हुए इनको वहीं पर ही पकड़ लिया। इनके पास से नाजायज असला वगैरह बरामद हुआ। जो अर्पण चौधरी है, इस पर भी जो मूल रूप से दुलावटी का रहने वाला है, इस पर भी हत्या के कई मुकदमे हैं और विभिन्न लगभग 10 मुकदमे इसके पास विभिन्न अपराधों के इस पर रहे हैं। जो मुकदमे हैं वो अन्य जनपद जैसे कि शामली और बागपत, यहाँ पर भी इसके मुकदमे इसके ऊपर रहे हैं। इन लोगों ने यही बताया कि जो जितेंद्र त्यागी है, तो उसने इनको ये टारगेट बताया था, लेकिन नाम नहीं बताया था।
ये लोग नहीं जानते थे कि जिसकी ये हत्या करने जा रहे हैं वो यहाँ संबंधित विधायक के मामा थे। एसएसपी का कहना है कि इस हत्याकांड में गिरीश और जितेंद्र ही मुख्य साजिश करता है। इस हत्याकांड को लेकर 7 अक्टूबर को सभी आरोपी लखनऊ में मिले थे। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रेस वार्ता में कप्तान ने बताया कि पूछताछ के दौरान जितेंद्र त्यागी ने स्वीकार किया है कि उसने गिरीश त्यागी के साथ मिलकर नरेश त्यागी की हत्या का षड्यंत्र रचा। इसके लिए मनोज शर्मा, विपिन मिश्रा और अर्पण चौधरी को भी शामिल किया गया। वो मनोज के पास मिलने नहीं, मनोज को ये बताया गया था कि हम लखनऊ से लौट के आपको इन लोगों को बताया गया था कि हम लखनऊ से लौट के शेष पेमेंट आपका करेंगे, लेकिन लखनऊ से वो जितेंद्र त्यागी लौटा नहीं था, वहीं से बादोसपुर फरार हो गया। मेरा एक सवाल है कप्तान साहब, ये बताया गया था कि कई और भी लड़के थे जो रैकिंग कर रहे थे, क्या ऐसा जांच में ऐसा कुछ पाया गया? कोई स्टेटमेंट उस दिन जारी नहीं हुआ था। उस दिन सीधे सीधे बताया गया था कि सीसीटीवी फुटेज दिखी है, उसमें स्कूटी है, उसमें 2 लड़के, उसका फोटो आप सभी के मीडिया ग्रुप में डाल दिया गया, आप उसका अवलोकन करें। हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल और स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। एसएसपी के मुताबिक मनोज शर्मा ने ही हथियार मुहैया कराया था। उन्होंने कहा कि गिरीश त्यागी की तलाश चल रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात के 2 दिन पहले हत्यारोपियों को सुपारी दी गई थी। एसएसपी ने बताया कि सुपारी देने के बाद आरोपी लखनऊ चले गए थे, वहीं पर हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पुलिस ने अब इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसने बताया कि जामा तलाशी में 2350 रुपये मिले हैं। इन्होंने बताया कि इनको सुपारी किलर के तौर पर जितेंद्र त्यागी द्वारा हायर किया गया था और इनको 50,000 रुपये पहले इनको दे दिए गए थे। शेष रुपये जो है बाद में इनको दिए जाने थे। जो असला इनको सप्लाई कराया गया था वो एक तीसरे अभियुक्त मनोज के नाम का जो व्यक्ति है वो आया था। जितेंद्र त्यागी व मनोज ने जो टारगेट की पहचान करवाई थी और ये बताया था कि सुबह सुबह ये मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं। साथ ही जो है जो 2 लाख की डील थी उसमें 50,000 रुपये असला पहले दिया गया था इस घटना को कारित करने के लिए। उसमें से जो पैसा बचा है वहीं से 2350 रुपये बरामद हुआ है। जितेंद्र त्यागी को लोहिया नगर चौकी के पास गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर सुबह मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उस समय नया मोड़ आया जब पूर्व विधायक राजपाल त्यागी ने अपने विधायक बेटे अजीत पाल पर अपने बड़े बेटे गिरीश त्यागी को फंसाने का इल्जाम लगाया था। प्रेस वार्ता में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक शादी से लौट रही बोलेरो कार हाईवे पर खड़े ट्रक में घुस गई, जिसमें बोलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शवों को बोलेरो काट कर बाहर निकाला गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई और बारात बिना दुल्हन की विदाई कराए ही वापस लौट गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के चौसा जिरगापुर में एक शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे 14 बारातियों की बोलेरो कार के एक ट्रक में घुस जाने से सभी की मौके पर मौत हो गई। कुंडा कोतवाली में गुरुवार देर रात यह दिल दहलाने वाली घटना हुई। इस भीषण हादसे में बोलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं एसपी प्रतापगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो को काटकर शवों को निकाला गया था। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देशराज का इनारा नाम की एक जगह है, जहां पर ट्रक नंबर UP 33 AT 6151
ये ट्रक का नंबर है। इसके ड्राइवर द्वारा जो बीच का पहिया है वो पंक्चर हो जाने के कारण ट्रक को सड़क के साइड में पार्क किया गया था और उसी दौरान बोलेरो गाड़ी पीछे से आई और ट्रक के साथ बहुत जोरदार उसकी टक्कर हुई, जिसमें बोलेरो का लगभग आधा हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। इसी टक्कर के कारण इस बोलेरो में सवार सभी 14 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। बोलेरो सवार सभी व्यक्ति गांव जिरगापुर थाना कुंडा के रहने वाले थे और घटना के समय ये सभी लोग ग्राम शेखापुर थाना नवाबगंज में एक बारात समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव जो थाना क्षेत्र कुंडा में पड़ता है वहां वापस जा रहे थे। मौके पर सीओ कुंडा, एसडीएम कुंडा के साथ 6 थाना प्रभारियों को विभिन्न कार्यों होते हुए डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्शन किया गया है। बोलेरो गाड़ी के मालिक और ट्रक के मालिक इन दोनों का पता किया जा रहा है, इनसे भी संपर्क किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर टायर पंचर होने पर ट्रक के ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। बारात से लौट रही तेज रफ्तार बोलेरो कार खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे के वक्त हुई तेज आवाज से आसपास के लोग वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मौके पर 6 थाना प्रभारियों को तैनात किया गया था। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के चौसा जिरगापुर निवासी संतलाल यादव के बेटे सुनील यादव की बृहस्पतिवार को शादी थी। बारात नवाबगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में गई थी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात बच्चों समेत 14 लोग बोलेरो से वापस गांव लौट रहे थे। कुंडा के देशराज का इनारा के पास तेज रफ्तार बोलेरो एक ट्रक में जा घुसी। हादसे की सूचना गांव और शादी वाले परिवार तक पहुंची तो वहां चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच रस्म अदायगी हुई और बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एमएलसी चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा के लिए एमएलसी चुनाव में शर्मा और पुंडीर गुट के वर्चस्व को तोड़ना काफी चुनौती भरा कार्य है। पिछले कई वर्षों से एमएलसी के चुनावों में शर्मा और पुंडीर गुट का दबदबा रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गाजियाबाद में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को 20 वोट डलवाने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को गाजियाबाद में मंडलों के प्रभारी और महानगर इकाई के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एमएलसी चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी। मेरठ रोड स्थित RKGIT में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने महानगर इकाई के साथ साथ सभी मंडलों के प्रभारियों को एमएलसी चुनाव के दिन मतदाताओं को वोटर कक्ष तक लाने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, राज्यसभा सांसद कांता करदम और सहारनपुर मेरठ स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने एमएलसी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियों की रिपोर्ट भी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी से व्यक्तिगत रूप में एमएलसी चुनाव को लेकर बातचीत की। सभी मंडल प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में बनाए गए वोटरों की संख्या में विस्तार से बताया। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत के गुण मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेरठ सहारनपुर परिक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल और श्रीचंद शर्मा की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की होगी। वोटिंग वाले दिन प्रत्येक कार्यकर्ता 20-20 वोटरों को अपने साथ लेकर वोट डलवाने का काम करेंगे। वोट वाले दिन वोटरों के घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सभी की नजर एमएलसी चुनाव पर है। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव जीतना अति महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नागरिक सुरक्षा आईजी अमिताभ ठाकुर ने अपने गाजियाबाद दौरे के दौरान कहा है कि वर्तमान में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को फिर से जमीनी स्तर पर अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का भरोसा छोड़कर फील्ड में काम करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजियाबाद जिले में जल्द ही सिविल डिफेंस का विस्तार किया जाएगा। जिले में सिविल डिफेंस की 15 डिवीजन बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले वार्डन्स को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा संयुक्त निदेशक अमिताभ ठाकुर ने गाजियाबाद के नागरिक सुरक्षा कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजियाबाद जिले में जल्द ही सिविल डिफेंस का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में महज 2 डिवीज़न ही कार्यरत हैं, जो आबादी के हिसाब से कम है, जबकि कम से कम 15 डिवीज़न होने चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले सिविल डिफेंस के वार्डन्स को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। यहाँ पर जो चूँकि कोरोना के समय विशेष करके इन लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत भी किया गया यहाँ के सिविल डिफेंस द्वारा, तो हमने इनमें इनके जो 6 वरिष्ठ पदधारक हैं, ललित जायसवाल जी हैं चीफ वार्डन, अनिल अग्रवाल डिप्टी चीफ वार्डन, मिस्टर AK ठाकुर, मिस्टर AK जैन, राजेंद्र शर्मा और सुजीत कुमार, ये सब डिविजनल वार्डन हैं ये चारों। तो इन 6 लोगों को हमने प्रशस्ति पत्र दिया है इनके कोरोना के समय के इनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए। से बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश व गाजियाबाद जिले की कानून व्यवस्था पर कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल का दौर है, जिसकी वजह से नवनियुक्त पुलिस अधिकारी व जवान सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। अब पूर्व की तरह पुलिस जमीनी स्तर पर अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय नहीं कर पा रही हैं। सोशल मीडिया समन्वय के लिए बेहतर है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुद का मुखबिर तंत्र मजबूत करना होगा, जिससे अपराध और अपराधियों पर लगाम लग सके। बैठक में मुख्य रूप से यह निर्णय हुआ कि गाजियाबाद सिविल डिफेंस के लिए एक नया वेबसाइट यहाँ के लोगों द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो अपडेट होगा और जिसमें लोगों द्वारा वार्डन बनने के लिए एप्लीकेशन देने सहित अन्य इंटरैक्टिव वेबसाइट होगा। दूसरी बात, कोरोना के समय जिस प्रकार से अत्यंत ही तत्परता के साथ यहाँ के चीफ वार्डन ललित जायसवाल और अन्य लोगों ने काम किया, तो हमने मिस्टर जायसवाल, डिप्टी चीफ वार्डन मिस्टर अनिल अग्रवाल सहित 6 लोगों को पुरस्कृत किया है। साथ ही साथ फील्ड के 3 स्टाफ के लोगों को, नीतीश कुमार, विनोद वर्मा और हेमंत कुमार सिंह, उनको 1,000 रुपये का कैश अवार्ड भी हमने उनको दिया है कोरोना के समय के उनके महत्वपूर्ण कार्य योगदान के लिए। आईजी ने कहा कि सिविल डिफेंस से युवाओं को जोड़ने के लिए उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। युवा आसानी से जुड़ सकें, इसके लिए गाजियाबाद जिले की वेबसाइट तैयार की जा रही है, ताकि युवा सिविल डिफेंस में आने के लिए आवेदन कर सकें। साथ ही अब सोशल मीडिया व इंटरनेट के जरिए भी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इससे जोड़ने की मुहिम शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना की दूसरी लेयर का असर देखने के बाद अब सभी को वैक्सीन का इंतजार है। लोगों का कहना है कि अब तो वैक्सीन से ही कोरोना जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय बाजार में कब वैक्सीन आएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम का कहना है कि फरवरी तक भारतीयों के लिए वैक्सीन आ जाएगी और अगले 2 साल के भीतर सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन कब आएगी, इसकी कीमत क्या होगी, यह कहां उपलब्ध होगी, यह सवाल सभी देशवासियों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक 20 फरवरी तक और आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। 2 डोज की कीमत अधिकतम 1,000 रुपये होगी। कंपनी का मानना है कि संभवतः 2024 तक प्रत्येक भारतीय को टीका लग जाएगा। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि 2 से 3 साल में हर भारतीय का टीकाकरण हो जाएगा। भारत सरकार वैक्सीन बड़ी मात्रा में खरीदेगी, ऐसे में यह उसके पास सस्ते में उपलब्ध होगी। बाजार में मौजूद अन्य टीकों की तुलना में कोरोना का टीका काफ़ी सस्ते में उपलब्ध होगा। कोरोना का टीका कितना प्रभावी होगा, ऐसे में यह लंबे समय तक कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि समय के साथ यह पता चलेगा कि वैक्सीन
लंबे समय तक प्रभावी होंगे या नहीं, फिलहाल कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। पूनावाला ने कहा है कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत होगी, जो भारत के कोल्ड स्टोरेज के आदर्श तापमान हैं। कंपनी की योजना फरवरी से प्रति माह लगभग 10 करोड़ खुराक बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।